ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस है, तो इस अवसर पर हम लाए हैं खास कार्यक्रम बाघ संरक्षण जंगल रक्षण। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, बाघ यानी टाइगर केवल एक खूबसूरत वन्यजीवी नहीं, बल्कि हमारे जंगलों के संतुलन का प्रमुख आधार हैं। जिस जंगल में बाघ सुरक्षित रहता है, वहाँ का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। कहा जाता है, बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो निस्संदेह जीवन बचेगा। लेकिन समय के साथ इंसानों ने अन्य वन्य जीवों के समान ही बाघों पर भी हमला बोला है और बाघ का जीवन संकट में है। बाघों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में बाघ संरक्षण की अति आवश्यकता है। हमारे देश भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। अवैध शिकार को रोकने, वन क्षेत्रों का संरक्षण करने तथा जन जागरूकता अभियान बाघ संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। सरकार के साथ साथ स्थानीय समुदायों और नागरिकों की भागीदारी भी इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कोशिश में दोस्तों, हर साल आज के दिन यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे वैश्विक बाघ दिवस भी कहा जाता है, यह मनाया जाता है। बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है। विश्व के सबसे बड़ी जंगली बिल्ली अमूर बाघ पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका पर भी प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना साल 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी, जहां पर भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया और बांग्लादेश सहित 13 बाघ क्षेत्र वाले देश बाघों की घटती संख्या के प्रति जन जागरूकता और संरक्षण के लिए एकजुट हुए थे। शिखर सम्मेलन में T2 पहल की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य साल 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना था। बाघ संरक्षण के लिए कई वैश्विक प्रयास भी किए गए, जिसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP प्रमुख है। यह कार्यक्रम साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक दुनिया भर में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना था। ग्लोबल टाइगर फोरम GTF की बात करें तो यह बाघ आवास वाले देशों का एकमात्र सरकारी अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्देश्य सहयोग, क्षमता निर्माण के माध्यम से बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। वहीं दोस्तों, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI बाघों के विलुप्त होने को रोकने के लिए सरकारों और अन्य संगठनों मिलकर प्रयास करते हैं और विश्व स्तर पर बाघ को बचाने की मुहिम चलाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 1900 के दशक के आरंभ में भारत में लगभग 1 लाख बाघ थे। साल 1972 तक यह संख्या तेजी से घटकर केवल 1827 रह गई। इससे चिंतित होकर भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बंगाल टाइगर और उसके आवासों की रक्षा करना था। प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है
जो अधिकांश राज्यों को गैर आवर्ती व्यय के लिए 60% केंद्रीय सहायता और आवर्ती लागत हेतु 50% सहायता प्रदान करती है और बाकी राशि राज्यों द्वारा वहन की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्राकृतिक आवासों में बंगाल बाघों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना। कोर बफर रणनीति के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जिसमें कोर जोन में बाघों के आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जबकि बफर क्षेत्रों में सतत मानव गतिविधियों की अनुमति दी गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA प्रोजेक्ट टाइगर की देखरेख करता है और प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ जनगणना आयोजित करता है। साल 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर अब 18 राज्यों में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व को कवर करता है, जो भारत के भूभाग का लगभग 2.2% हिस्सा है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बाघों की संख्या वर्ष 1973 में 1827 से बढ़कर साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार औसतन 3682 हो गई, जिसकी अधिकतम अनुमानित संख्या 3925 है। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का स्थान आता है। सबसे अधिक बाघ संख्या वाले रिजर्व कॉर्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक के ही नाहरहोल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ है। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। उत्तराखंड के कॉर्बेट में भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व पाई जाती है। इसके बाद कर्नाटक के बांदीपुर और असम के काजीरंगा का स्थान आता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश भारत में विश्व की लगभग 75% बाघ आबादी का निवास स्थल है। पिछले 2 दशकों में बाघों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 6.1 रही। साल 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया और अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रणथंभौर की एक प्रसिद्ध बाघिन थी, जिसे अक्सर क्वीन मदर ऑफ टाइगर्स और रणथंभौर की टाइग्रेस क्वीन कहा जाता है। वह प्रोजेक्ट टाइगर का चेहरा बन गई और बाघ संरक्षण की प्रतीक मानी जाती है। कैलाश संखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे। उन्होंने भारत में बाघ संरक्षण की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ का दोस्तों सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और भारतीय पौराणिक कथाओं और गौरव में इसकी गहरी जड़ें हैं। वहीं दोस्तों, अमूर टाइगर, जिसे साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है, बाघ की सबसे बड़ी उपप्रजाति है और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली मानी जाती है। यह रूस के सुदूर पूर्व में पाया जाता है और कठोर सर्दियों के अनुकूल उसकी मोटी फर और शरीर में चर्बी होती है। यह एकांत प्रिय और क्षत्रिय स्वभाव को होता है और जंगली सुअर, हिरण तथा कभी कभी भालू का भी शिकार करता है। यह अवैध शिकार और निर्माण स्थान के विनाश जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रूसी सुदूर पूर्व में उधेगे, नानाई और ओरोज जैसे आदिवासी समुदाय अमूर टाइगर को आध्यात्मिक रूप से पूजते हैं और उसे जंगल का रक्षक मानते हैं। यह दक्षिण एशिया में बाघों से जुड़ी मान्यताओं का प्रतिबिंब है और सुंदरबनों में बोन बेबी की लोक कथाएं भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, बोन बेबी सुंदरबन की एक प्रसिद्ध लोक देवी हैं, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों आदर से पूजते हैं। यह कथा सुंदरबन के आदमखोर बाघों और इंसानों के बीच के संघर्ष और सह-अस्तित्व पर आधारित है। लोक कथाओं के अनुसार बोन बेबी और उनके भाई शाह जोंगोली को सुंदरबन के लोगों की रक्षा के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। सुंदरबन का राजा दक्षिण राय एक शक्तिशाली ताकत था, जिसने बाघ का रूप धारण करके जंगल में आने वाले इंसानों पर आतंक मचा रखा था। एक गरीब लड़का दुखे जब लकड़ी और शहद लेने जंगल गया तो दक्षिण राय ने उसे पकड़ लिया। तब बोन बीबी ने प्रकट होकर दुखे की रक्षा की और दक्षिण राय को हराया। बोन बीबी ने दक्षिण राय के साथ समझौता किया कि इंसान केवल अपनी जीविका यानी शहद, मछली और लकड़ी के लिए ही जंगल से सीमित संसाधन लेंगे और बाघ इंसानों का शिकार नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज भी सुंदरबन के लोग जब भी जंगल में प्रवेश करते हैं तो पहले बोन बीबी से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और यह लोक कथा दिखाता है कि हमारी संस्कृति परंपरा में जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का एक दर्शन रहा है और आज उस दर्शन की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज दोस्तों सच्चाई ये है कि बाघों पर या कहिए अन्य वन्य जीवों पर इंसान हावी है। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाघों को निशाना बना रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं।
और धीरे धीरे बाघों की संख्या काफी कम हुई। और इसी घटती बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए आज के दिन 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से घटती बाघों की संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है और उनके संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना है। और दोस्तों, यह यथार्थ है कि यदि जंगलों में बाघ सुरक्षित है तो इसका अर्थ है कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ और संतुलित है। हालिया दिनों में पूरे विश्व में बाघ को बचाने की मुहिम छेड़ी गई है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमारी सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर पहल, आधुनिक मॉनिटरिंग तकनीक, एंटी पोचिंग अभियान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के कारण देश में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। और यही वजह है कि आज दुनिया के अधिकांश जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के टाइगर रिजर्व न केवल संरक्षण के केंद्र हैं बल्कि वन्यजीव पर्यटन के लिए भी बेहद लोकप्रिय हैं। और दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग 75% है। भारत के बाद रूस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी बाघ पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या भारत की तुलना में काफी कम है। हमारे देश में बाघ संरक्षण के लिए साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके बाद संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, वैज्ञानिक निगरानी और अवैध शिकार पर सख्ती से बाघों की संख्या में लगातार सुधार देखने को मिला है। आज हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। ये रिजर्व बाघों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, प्रजनन और संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई सरकार की पहल और उनके प्रयास की, लेकिन दोस्तों, हम सब हर एक आम इंसान को भी बाघ संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। हम सब छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो निस्संदेह बाघ बचेगा और जीवन का रक्षण होगा, बाघ का रक्षण होगा। और बाघ रक्षण में हम सभी ये मदद कर सकते हैं कि अवैध शिकार को पूर्णतः बंद कर दें, जंगलों को बचाएं, जंगलों का सफाया न करें, मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करें, समुदायों के लिए पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाएं, ग्रामीण समुदायों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें और बाघों के आवास में विनाशकारी विकास परियोजनाओं के खिलाफ पैरवी करें, वैकल्पिक आजीविका और ग्रामीण विकास पहलों का संचालन करें। दोस्तों, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि 1 शताब्दी पूर्व संभवतः पृथ्वी पर 1 लाख जंगली बाघ विचरण करते थे, लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंधाधुंध शिकार और पर्यावास विनाश के कारण यह संख्या लगभग 95% तक गिर गई थी। ऐतिहासिक रूप से बाघ कभी पूरे एशिया में व्यापक रूप से फैले हुए थे, लेकिन हाल के दशकों में इनकी आबादी 13 देशों तक ही सीमित रह गई। और दोस्तों, साल 2010 में इन शानदार विशालकाय बिल्लियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में आज के दिन यानी 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाने की स्थापना की गई। दोस्तों, बाघ केवल शानदार जानवर ही नहीं बल्कि अपने आवासों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीर्ष शिकारी होने के नाते बाघ शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं, जिससे शाकाहारी जीवों और उनके भोजन के लिए आवश्यक वनस्पतियों के बीच संतुलन बना रहता है। दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि जब भी हम किसी बाघ की रक्षा करते हैं तो हम लगभग 25,000 एकड़ जंगल की रक्षा करते हैं। लोग जंगलों पर निर्भर रहते हैं, या तो सीधे अपनी आजीविका के लिए या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन और उत्पादों के लिए। जलवायु परिवर्तन के गंभीर होने के साथ साथ इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए प्राकृतिक जंगलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये ताजा पानी, स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं और गर्मी को सोखने वाली गैसों को अवशोषित करते हैं, जो सूखे और तूफान जैसी चरम मौसम स्थितियों में योगदान करती है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुरक्षित करते हैं, जो एशिया में आर्थिक विस्तार में भी सहायक है। बाघों की रक्षा करके हम जंगलों को स्वस्थ रख रहे हैं। बाघ प्रमुख जल क्षेत्रों में भी रहते हैं और इन क्षेत्रों की रक्षा करके हम उस मीठे पानी को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, जिस पर एशिया के बड़े हिस्से में 8 करोड़ से अधिक लोग निर्भर हैं। तो इस तरह दोस्तों, बाघ केवल एक पशु नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख अंग है, जिसकी बदौलत संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का बनना संभव हो पाता है।
और यह भी दोस्तों याद रखना चाहिए कि जंगल केवल पशुओं का घर ही नहीं बल्कि हमारी जलवायु, जल स्रोतों और जैव विविधता के भी रक्षक हैं। यदि जंगल नष्ट होंगे तो बाघों के साथ साथ अन्य जीव जंतु और पौधे की प्रजातियां भी संकट में पड़ जाएंगी। इसलिए हमें वनों की कटाई रोकने, वृक्षरोपण करने और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनने का संकल्प लेना चाहिए। हर हाल में हम सबको बाघ का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाघ संरक्षण ही जंगल संरक्षण है और जंगल संरक्षण ही मानव जीवन की सुरक्षा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सभी विश्व के नागरिक बाघ संरक्षण में अपना योगदान देंगे, सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं पर कार्य करेंगे और सहयोग करेंगे। इसी संदेश के साथ आज के इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। आइए मिलकर प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरे भरे जंगल और सुरक्षित बाघों की धरोहर छोड़ें। इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।
प्रकृति का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम, हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम, हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा, सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर, सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।